अस्सलाम वालेकुम जी। अगला हमारा जो इशू है वो हेटेरोसाइकिडासिटी है। और हेटेरोसाइकिडासिटी स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्लेमर वही है कि ये उन नालायकों के लिए है जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं, बीएस की क्लास में पढ़ते हैं। तो मकसद इसका सिर्फ इतना सा ही है इस सारे लेक्चर का कि वो क्लास में आने से पहले प्रिपेयर होके आए कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उनके लिए सरप्राइज ना हो, बाकी डिटेल में डिस्कशन वहीं पे होगी। हेटेरोसाइकिडासिटी है क्या? हेटेरोसाइकिडासिटी का हम जो डेफिनेशन देते हैं अपनी उसमें इकोनोमेट्रिक्स में, वो ये है कि जो हमारी जब हम रेग्रेशन एस्टिमेट कर चुके होते हैं और कर चुकने के बाद हमारे पास जो रेजिडुअल्स आते हैं, उन रेजिडुअल्स का जो वेरिएंस है वो ओवर द सैंपल कांस्टेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मैं वही पुराने वाली शीट है, डेटा हमने डाला हुआ है। इसमें हम एक सिंपल सी रिग्रेशन रन करते हैं। एस गैट सी, दो चार वेरिएबल डाल लें कोई भी, कॉलेज और एक्सपेंस और हाई डाल लें। ठीक है, हमारे पास ये एस्टिमेट होके आ गई है, ये रेग्रेशन एस्टिमेट होके आ गई है। इस रेग्रेशन के एस्टिमेट होने के बाद जो हमारे पास रेजिडुअल्स कैलकुलेट होके आता है, यानी कि ये जो रेजिडुअल्स कैलकुलेट होके आते हैं इसका जो वेरिएंस है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी रेजिडुअल्स में होमोसाइकिडासिटी पाई जाती है, और अगर ये नहीं है तो वो हेटेरोसाइकिडासिटी पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये होमोसाइकिडास्टिक्स होंगे तो हमारे एस्टिमेट्स ब्लू होंगे, अगर ये होमोसाइकिडास्टिक्स नहीं होंगे, ये हेटेरोसाइकिडास्टिक होंगे, यानी कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये हमारा जो है ना, ये वेरिएंस ये जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, ये या जो एस्टिमेटर है, या जो हमारे पास पैरामीटर्स कैलकुलेट होके आए होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, ये ब्लू नहीं होंगे। ये एक सादा सा मतलब है इस सारी कहानी का। ठीक है, यानी कि हमने कहा हुआ है ना कि ओआरएस अगर हम एस्टिमेट करते हैं, ओआरएस हम इसलिए एस्टिमेट करते हैं कि जो इसके जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो ब्लू होते हैं। और वो ब्लू तब होते हैं, यानी कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड और एफिशिएंट उस वक्त होते हैं जिस वक्त हेटेरोसाइकिडासिटी नहीं पाई जाएगी, जिस वक्त ऑटो कोरिलेशन नहीं पाई जाएगी और इंडोजेनिटी नहीं पाई जाएगी। तो उसमें से एक हेटेरोसाइकिडासिटी है। और हेटेरोसाइकिडासिटी क्या है? हेटेरोसाइकिडासिटी ये है कि जो हमारी एरर्स हैं, जो हमारे पास मॉडल एस्टिमेट होने के बाद जो एरर्स आती हैं, उसका जो वेरिएंस है वो ओवर दैट सैंपल कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक सादा सा मतलब है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बेस्ट नहीं होगा। उसके स्टैंडर्ड एरर्स, वो जो उसके एस्टिमेटर्स हैं, जो ओएलएस के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं, वो या छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो कांस्टेंट नहीं होंगे। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है जी। फायदा नुकसान क्या होता है? फायदा नुकसान ये होता है कि बताता हूँ। देखिए, हम इसको ना लिखते यूं है, ये बड़ा मैंने मुश्किल से बनाया है। ये मुश्किल, ये देखें, ये जो है ना, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई, ये एक मॉडल है। आई का मतलब है कि ये क्रॉस सेक्शंस के लिए है, यानी कि मोटी सी बात आप ये समझें कि जो हेटेरोसाइकिडासिटी होती है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा में ज्यादा पाई जाती है। टाइम सीरीज में भी पाई जाती होगी, लेकिन ये ज्यादातर ये टाइम क्रॉस सेक्शनल डेटा में पाई जाती है। सादी सी बात तो ये वाली है। वो बाकी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि वो उसमें इसका क्या मतलब है, ये क्रॉस सेक्शंस में ही क्यों पाई जाती है। देखिए, अगर ये होमोसाइकिडास्टिक्स है, होमोसिडासिटी अगर पाई जाती है, तो होमोसिडासिटी का मतलब ये है कि देयर इज नो इशू, मतलब प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। मतलब वो जो आपकी जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है वो इक्वल टू आपका क्या है कि सिग्मा स्क्वायर है। अगर आप जरा गौर से देखें ना, थोड़ा गौर से देखें, तो आप वेरिएंस u के साथ आपने i लगा हुआ देखा होगा, और इक्वल के बाद जो सिग्मा स्क्वायर है उसके साथ i नहीं लगा हुआ है। i नहीं लगा होने का मतलब ये है कि एक दफा ये जो नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, ये विद सैंपल चेंज नहीं होगा। आप बिल्कुल नीचे वाले पैनल में आ जाएं जहां पे ये हेटेरोसाइकिडासिटी लिखा हुआ है, इधर आके देखें आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएंस यू आई इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर। इस आई का मतलब ये होगा यहाँ पे कि ये एक तो मतलब ये है ना कि ये क्रॉस सेक्शंस है, दूसरा मतलब ये है कि ये विद सैंपल ये चेंज हो सकता है। यानी कि जो पहले वाला केस था होमोसाइकिडासिटी वाला, अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है तो वो 5 आता है, तो वो 5 ही रहेगा, उसने चेंज नहीं होना है।
और अगर आप हेटेरोस्केडासिटी वाले कैलकुलेट में उसमें आ जाएं तो जो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया है वो कभी 5 आएगा, कभी 5.5 आएगा, कभी 4.5 आएगा, कभी 3.5 आएगा। ये मतलब है इसका कि अगर वो चेंज होता रहेगा तो वो आपके हेटेरोस्केडासिस्टिक होंगी, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो वो आपकी होमोस्केडासिस्टिक होगा। थोड़ा और गौर करते हैं इस पे। मिसाल के तौर पे कितने गया एरर टर्म्स कहाँ निकालनी थी, ये है ना, ये हमने एरर टर्म निकाल ली थी ना। देखिए अब ये जो एरर टर्म कैलकुलेट की है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे सैंपल का ना यहाँ पे कहीं वेरिएंस निकालूं इस जगह पे, तो एक वैल्यू आ जाएगी, कोई एक वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कि वो वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमने अभी कहा है कि वो 5 आ जाती है, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैं कहीं से भी कुछ 2-4 नंबर पकड़ूं ना, मतलब अगर मैं इन 4, 5, 6 का वेरिएंस लूं तो 5 आना चाहिए, अगर मैं इन 10-12 का वेरिएंस लूं तो 5 आना चाहिए, अगर मैं इन 10-12-15 का वैल्यूज लूं तो वो 5 आना चाहिए वेरिएंस, और अगर मैं इनका वेरिएंस लूं 8, 10, 15, 20 का तो ये 5 आना चाहिए वेरिएंस। यानी कि ये वेरिएंस ओवर द सैंपल किसी भी जगह पे चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 5 ही आएगा। और अगर ये 5 नहीं आएगा, अगर ये 5 नहीं आएगा, 5 मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपके केस में कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 5 नहीं आएगा तो ये आपका होमोसेकेडास्टिक नहीं होगा, ये हेटेरोसेकेडास्टिक होगा। होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है चेंजिंग, मतलब वो जो वेरिएशन होती है वो, ठीक है। तो मतलब ये है कि वंस यू कैलकुलेट द एरर, वो एरर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि उनका जो वेरिएंस हो वो कोई भी सैंपल का कोई सा भी हिस्सा हम उठा लें, शुरू के 2-4 उठा लें, बीच के 10-12 उठा लें, आखिर के 2-4-5 उठा लें, या आखिर के 10-12 उठा लें, या हम पूरी सैंपल का हम वेरिएंस ले लें, तो वो सैंपल उस पूरे ओवर द सैंपल में किसी भी जगह पे वो आपका वेरिएंस चेंज नहीं होगा तो होमोसेकेडास्टिक होगा, और अगर वो चेंज हो जाएगा तो ये हेटेरोसेकेडास्टिक होगा, ठीक है। तो वो जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये सेम हो। यस, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि ये सेम हो, ठीक है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये सिर्फ इसीलिए इसकी अजम्पशन ली जाती है कि यार कि जो एरर टर्म है, एरर टर्म का जो वेरिएंस है, वो वेरिएंस शुड बी कांस्टेंट। इफ दैट इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि वो फुल फ्लेज आपके पास एक वो सर्टेनिटी आ जाती है ना, कि देन देयर इज नो डिस्पर्शन, आपकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। व्हेन द वेरिएंस इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि ये इस चीज से इस यहाँ से ये चीज वेरिएट नहीं होगी, इससे ज्यादा वेरिएट नहीं होगी, तो उसी को हम वेरिएंस कह रहे हैं ना, ओके, कांस्टेंट वेरिएंस कह रहे हैं कि मतलब वो अगर वो मैंने एक मीन कैलकुलेट किया हुआ है 18 का, या मतलब अगर आप 0 का मीन ले लें, इसका एरर का मीन ले लें तो 0 आ जाएगा, वेरिएंस इसका कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ओवर द टाइम ये इससे नहीं बदलेगा ये। तो अगर वो नहीं बदलेगा तो आपके पास एक मुकम्मल सर्टेनिटी आ जाती है। अगर हम अब ये कह रहे हैं कि अगर ये हो, यस यू आर राइट, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर एरर टर्म में हेटेरोसेकेडासिटी ना पाई जाती हो या होमोसेकेडासिटी पाई जाती हो, या हम सादा लफ्जों में ये कह रहे हैं कि व्हेन द एरर टर्म्स जो हैं, वो जो हमने अभी स्लाइड आपको शो करी थी ये वाली, कि आप ये कह रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर्स आर कांस्टेंट, तो देन ये होमोसेकेडासिस्टिक है। और अगर वेरिएंस ऑफ error terms is not constant, जो कि with the over the sample अगर वो चेंज होती रहती है तो ये हेटेरोसेकेडासिटी है। अगर हेटेरोसेकेडासिटी पाई जाती होगी तो आपके जो स्टैंडर्ड एरर हैं वो मिनिमम नहीं रहेंगे, राइट। मिनिमम नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि ये बेस्ट मॉडल नहीं रहेगा। तो हमने ये कहा था कि हम एफिशिएंसी के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक बेस्ट होना चाहिए और एक अनबायस्ड होना चाहिए। अगर वो बेस्ट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है अनबायस्ड तो वो रहेगा लेकिन वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। यानी कि सेंटेंस अब यूं बनेगा कि इफ हेटेरोसेकेडासिटी इज देयर, अगर हेटेरोसेकेडासिटी पाई जाती है तो आपका जो एस्टिमेटर है वो आपका अनबायस्ड तो रहेगा लेकिन एफिशिएंट नहीं रहेगा। दोबारा, कि अगर हेटेरोसेकेडासिटी पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एस्टिमेटर है वो आपका अनबायस्ड तो रहेगा, लीनियर भी रहेगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं रहेगा। एफिशिएंट नहीं इसलिए रहेगा कि वो जो बेस्ट वाला पार्ट है वो उड़ गया है। एफिशिएंसी में दो पार्ट शामिल है, अनबायस्डनेस का और बेस्ट का। शुरू में जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने ये बात की थी, राइट। तो वो आपका फिर OLS ठीक नहीं होगा, मतलब OLS आपका वो एफिशिएंट नहीं होगा। अब अनबायस्ड का मतलब ये हुआ कि उसको जरा तफसील से पढ़ने के लिए हम पहले रेग्रेशन रन कर लेते हैं।
एक डेटा सेट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वो आपको अंदाजा होगा कि वो हम कैसे डेटा सेट लेके आते हैं। हाउस के लिए डिमांड फंक्शन एस्टिमेट करना है। डिमांड फंक्शन एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस ऑफ हाउस कैसे डिटरमाइन होती है। हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ये असेसमेंट का वेरिएबल गिवन है, नंबर ऑफ बेडरूम्स का वेरिएबल गिवन है, कॉलोनियल स्टाइल का वेरिएबल गिवन है, स्क्वायर फीट का वेरिएबल गिवन है, लॉट साइज का गिवन है। हम सिंपल सा एक अजम्पशन बनाते हैं कि हमारी जो प्राइस है, हमारी जो प्राइस ऑफ हाउस है, प्राइस ऑफ हाउस इज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट यानी कि कितना कवर्ड एरिया है आपके हाउस का वो, और दूसरा बना लें नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इसको ना आप इसको जरा एस्टिमेट करके देख लें। अब ये अनबायसनेस का मतलब ये है कि आपका जो 128 नंबर आना चाहिए था आपके जो जो पिछले हमने लेक्चर में देखा था, या हमने जो क्लास में भी डिस्कस किया था कि अनबायसनेस का मतलब ये है कि कोई एक ट्रू मॉडल मौजूद है, आपने को पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से पूरा सैंपल उठाया हुआ है, उस पॉपुलेशन के बारे में आपका ख्याल ये है कि वहाँ पे जो स्क्वायर फीट का कॉफिशिएंट है वो 128.43 आना चाहिए, तो आपने जो सैंपल एस्टिमेट किया उसका भी 128.43 आ गया, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ना साइन भी इसका, यानी कि जो साइन आना चाहिए था वो साइन आया, जो साइज आना चाहिए था वो साइज आया। ये होती है अनबायसनेस। और बेस्ट क्या है आपका कि आपका स्टैंडर्ड एरर इन्फ्लेट ना करे, या ज्यादा ना हो या कम ना हो, मतलब जो ट्रू होना चाहिए वही हो, मतलब ज्यादा ना हो ज्यादातर, ठीक है ना। तो अगर ये बेस्ट नहीं है तो फिर ये एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए आपको दो चीजें चाहिए, अनबायस्ड और बेस्ट। अगर ये बेस्ट नहीं है तो फिर एफिशिएंसी नहीं है। तो ये पूरी स्टेटमेंट वो जो पहले भी हम बात कर चुके हैं वो यही थी कि ये अनबायस्ड रहेगा, लीनियर रहेगा, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये है बड़ा सारा हेट्रोसाइगोसिटी का मसला, यानी कि आपके कोफिशिएंट के साइज और साइन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड एरर पे फर्क पड़ जाता है, और उससे टी स्टार पे फर्क पड़ता है, और फिर आपकी इन्फ्रेंसेस गलत हो जाती हैं। तो अब तीसरी बात क्या होती है कि हम हेट्रोसाइगोसिटी को टेस्ट कैसे करेंगे। तफसील से तो हम क्लास में पढ़ेंगे कि हम क्या मतलब है इसका, लेकिन आप बिल्कुल एक ना झटका मेथड ये समझ लें कि जो आपने रिग्रेशन रन की है ना, उसके ना यहाँ व्यू में जाएं आप। व्यू में जाने के बाद ये नीचे रेजिजुअल डायग्नोस्टिक्स में आए। रेजिजुअल डायग्नोस्टिक्स में इसलिए कि हेट्रोसाइगोसिटी मसला है रेजिजुअल्स का। तो रेजिजुअल्स का वेरिएंस आपने कांस्टेंट देखना है कि वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर वो कांस्टेंट है तो होमोसाइगोसिस, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो हेट्रोसाइगोसिस है। रेजिजुअल डायग्नोस्टिक्स को खोलेंगे, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। क्रायोलोग्राम है, हम बाद में देखेंगे क्या होता है। क्रायोलोग्राम का स्केयर है, हिस्टोग्राम है, सीरियल कोरिलेशन है, बिल्कुल आखिर में जाके लिखा हुआ है हेट्रोसाइगोसिटी टेस्ट। इसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे टेस्ट की टाइप्स हैं, बहुत सारे टेस्ट गिवन है। एक ब्रश-पगान गॉडफ्रे टेस्ट है, एक हार्वे टेस्ट है, एक लेजर टेस्ट है, आर्च टेस्ट है, वाइट टेस्ट है, और बहुत सारे अपने उसके कस्टमाइज टेस्ट भी आप बना सकते हैं यहाँ पे जो भी है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसका होगा रेजिजुअल स्केयर, ब्रश पगान टेस्ट का। हार्वे का डिपेंडेंट वेरिएबल बदल सकता है, ग्लेशियर का डिपेंडेंट वेरिएबल बदल सकता है, आर्च का डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ और होगा, कुछ और चीजें होती हैं उसमें, वाइट का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कुछ और होता है। इस वक्त हम सिर्फ पहले ना स्टार्ट करते हैं ब्रश पगान से। वो जो रेग्रेशन ब्रश पगान टेस्ट के लिए यूज होगी, उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो रेजिजुअल स्केयर होगा, और उसकी इंडिपेंडेंट साइड पे स्क्वायर फुट और बेडरूम्स ही हैं, जैसा कि हमारा मॉडल में है। इसको हम ओके करते हैं। ये आपके पास रानो की इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें कि हेट्रोसाइगोसिटी टेस्ट, उसका नाम दिया हुआ है, कौन सा टेस्ट है, ब्रश पगान गॉडफ्रे टेस्ट है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि होमोसाइगोसिटी है। मोटी सारी बात याद रखें आप कि अमूमन इकोनोमेट्रिक्स में जितने भी नल हाइपोथेसिस हैं, उसका जो नल हाइपोथेसिस होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मतलब एक आपको झटका मेथड बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली कि ऐसा हो, लेकिन 90% चांसेस ये हैं कि नल हाइपोथेसिस ये होगा कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है का मतलब ये है हमारे केस में कि होमोसाइगोसिटी इज द एब्सेंस ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है। हेट्रोसाइगोसिटी होगी तो प्रॉब्लम होगा, यानी कि ये नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि हेट्रोसाइगोसिटी है। हमने पिछली क्लास के लेक्चर में पढ़ा था कि हम एफ स्टैटिस्टिक्स की अगर प्रोबेबिलिटी 0.1 से कम आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज अ होमोसाइगोसिटी। अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, 0.1 से कम है ये प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज हेट्रोसाइगोसिटी। मतलब होमोसाइगोसिटी नहीं है, हेट्रोसाइगोसिटी है, यानी कि प्रॉब्लम है।
दो टेस्ट गिवन है, एक एफ टेस्ट है और एक एलएम बेस्ड टेस्ट है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर टेस्ट। उसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय द आर स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। तो दोनों टेस्ट आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हेट्रोसाइगोसिटी का इशू है। तो मतलब आपने एक रिग्रेशन रन की, आपने व्यू में जाके रिग्रेशन के व्यू में जाके आपने रेजिडुअल के डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे हेट्रो का इशू मौजूद है, दोबारा जाइए। बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे भी आप खोल के देखेंगे तो वो आपको कोई ना कोई एक जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पे हम जो मशहूर व मारूफ टेस्ट है वाइट, ये क्यों मशहूर है इसको क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत लंबी एपिसोड हो जाएगी, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, जिससे मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मैं बस सिर्फ मोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आप वाइट टेस्ट को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक्स और ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप प्रोबेबिलिटी में आ जाएं। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.1 से लेस देन है तो इसका मतलब है कि हेट्रोसाइगोसिटी मौजूद है, यानी कि हेट्रोसाइगोसिटी क्रॉस सेक्शनल डेटा में मौजूद होती है। स्टगमैन ने एक किताब में अपनी जगह पे लिखा था कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल डेटा रन कर रहे हैं, अगर आप टेस्ट करते हैं कि हेट्रोसाइगोसिटी नहीं है तो उसको दोबारा टेस्ट करें। तो जब दोबारा भी आप टेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि हेट्रोसाइगोसिटी नहीं है, तो कंसिडर करें कि हेट्रोसाइगोसिटी मौजूद है। आपकी गलती हो सकती है, ये नहीं मुमकिन है कि हेट्रोसाइगोसिटिक वो डेटा क्रॉस सेक्शनल हो तो हेट्रोसाइगोसिस नहीं होगा। मतलब एक मोटी सी बात, मतलब ये तो एक बात है, समझे ना बात क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पे कि अगर ये एक सैंपल आपने लिया है किसी एक घर का, उस घर की जो प्राइस है वो 3000 है, असेसमेंट उसकी ये गिवन है, बेडरूम्स गिवन है, लॉट साइज गिवन है, स्क्वायर फुट गिवन है, और वो कॉलोनियल एक किसी और में है घर। तो इसके यहाँ पे 3-4 डिटर्मिनेंट है ना, इसके इस घर के और बहुत सारे डिटर्मिनेंट होंगे, ठीक है। ये दूसरा घर है, उसकी अगर प्राइस अगर ये है 3,70,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, 3,70,000 वो है, तो इसके बहुत सारे और डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। उसकी लोकेशन हो सकती है, उसके कंस्ट्रक्शन का स्टाइल हो सकता है, उसके अंदर जो सामान लगा हुआ है कि उसके दरवाजे किस लकड़ी के बने हुए हैं, उसके टॉयलेट्स में कौन सा उसके सामान यूज होता है, उसका मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, तो उसके और बहुत सारे डिटरमिन हो सकते हैं ना। वो सिर्फ बेडरूम्स के नंबर ऑफ बेडरूम्स तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ वो जो स्क्वायर फुट का साइज तो नहीं होगा। लेकिन हम चूंकि क्या कर रहे हैं कि हम चूंकि सिर्फ यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहे हैं, ये वाले स्क्वायर फिट्स और बेडरूम्स, तो बाकी सारे के सारे कहाँ पे चले जाते हैं, वो सारे के सारे उठ के बाकी एरर टर्म पे चले जाते हैं। यानी कि इसका इसका जो रेजिजुअल आ रहा होगा वो इसके रेजिजुअल से डिफरेंट होगा, यानी कि ये जो रेजिजुअल यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, उस रेजिजुअल का जो डेटा जनरेटिंग प्रोसेस है वो इसके रेजिजुअल के डेटा जनरेटिंग प्रोसेस से डिफरेंट होगा, और वो इसका डेटा रेजिजुअल का डेटा जनरेटिंग प्रोसेस से डिफरेंट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि अगर मैं इन 2 का 3 4 का जो लूंगा वेरिएंस लूंगा, वो इन 2 3 4 के वेरिएंस के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। मतलब उसके एरर टर्म में, क्योंकि हर 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 का अगर वेरिएंस का डिफरेंट है तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ तक दो बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि जी हेट्रोसाइगोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वो हमने पढ़ी है कि जी अगर एरर टर्म का जो रेजिजुअल है, जो एरर टर्म है उसका जो वेरिएंस है उसका ओवर द सैंपल अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब है कि वो हेट्रोसाइगोसिटी है। इशू क्या आता है, इसके इशू ये आता है कि अगर वो अनबायस्ड तो रहता है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता, लिनियर रहता है लेकिन एफिशिएंट नहीं होता। डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, ब्रश-पगान टेस्ट है, और व्हाइट टेस्ट है, और हार्वे टेस्ट है, और ग्लेट्जर टेस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अगर आपके टेस्ट ये बता रहे हैं कि हेट्रोसाइगोसिटी नहीं है, तो इवन देन कंसीडर कि देयर इज एन हेट्रोसाइगोसिटी, राइट। तो अब ये 3-4 बातें होंगी। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का तरीका ये है कि जिस वक्त आप एस्टिमेट करने के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, इधर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इसको कोवेरियंस मेथड्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए गए, ऑर्डिनरी, हुबर-वाइट, हैक, हेट्रोसाइगोसिटी, ऑटो कोरिलेशन, कंसिस्टेंट, स्टैंडर्ड एरर्स, ठीक है, और हेट्रोसाइगोसिटी, कंसिस्टेंट एंड क्लस्टर एंड ये वो। हम अमूमी तौर पे इसको क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि
यहाँ पे ये ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि हेट्रोस्केडास्टिक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर जनरेट करेगा। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि हमारे हेट्रोस्केडासिटी होने से कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टैंडर्ड एरर पे फर्क पड़ेगा। मतलब कोफिशिएंट को ठीक नहीं करना है, बल्कि स्टैंडर्ड एरर को ठीक करना है। राइट, हमने इसको ओके किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो स्केयर फिट है, ये इसका कोफिशिएंट याद रखिए 128.43 और स्टैंडर्ड एरर याद रखिए 13.82। ये कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा हेट्रोस्केडासिटी कंसिस्टेंट एस्टिमेट से, मेथड से, बल्कि ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज होगा तो यकीनी तौर पे आपका टी स्टैट चेंज होगा और प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। जरा इसको ध्यान में रखिएगा और बटन ओके का दबाइएगा। ये आपने देखा कि ये वही है, लेकिन ये 20.63 हो गया। राइट, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें हैक स्टैंडर्ड एरर एंड कोवेरिएंस और फलाना फलाना, और इसी तरह से आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी भी चीजें आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसको ये देख सकते हैं आप। राइट, तो वो इधर इन्हीं स्टैंडर्ड एरर में फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। यहाँ पे मकीनन वाइट हेट्रोस्केडासिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर और कोवेरिएंस वो जनरेट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तीन चार बातें हमने जो की हैं वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हेट्रोस्केडासिटी की डेफिनेशन आपको पता है, हेट्रोस्केडासिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो आपको पता है, और हेट्रोस्केडासिटी होने से होगा क्या, उससे होगा ये कि आपके कोफिशिएंट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड पे फर्क पड़ेगा। हेट्रोस्केडासिटी को टेस्ट कैसे करेंगे, वो आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे और रेजिजुअल से टेस्ट करेंगे इसको, और वो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और जो आपने टेस्ट यहाँ पे लगाना है उस टेस्ट के थ्रू आप इसकी हेट्रोस्केडासिटी को टेस्ट कर लेंगे। राइट, ठीक कैसे करेंगे, ठीक करने के लिए जरूरी ये है कि आप यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हैक न्यूवे टेस्ट को एस्टिमेट करेंगे और ओके करेंगे, तो आपकी हेट्रोस्केडासिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर आ जाएंगे। ये था जी आज का लेक्चर हेट्रोस्केडासिटी के ऊपर, और इसके बाद हम इसको आपको वो करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो ऑटो कोरिलेशन होगा हम उसके ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।